हाँ जी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की हमारी इस कॉरपोरेट अपडेट की सीरीज में। और इस सीरीज के अंदर हम आप लोगों को अपडेट करते हैं डिफरेंट कॉरपोरेट में या कॉरपोरेट जगत में घटने वाली घटनाओं से, ताकि आपका उन कंपनीज में जितने जिनमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है या फिर जिनमें आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं उनमें घटने वाली घटनाओं की जानकारी आपको मिल सके। ये सीरीज सभी के सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी के सभी प्रोफेशनल्स के लिए, सभी के सभी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि इससे उन्हें कंपनियों में घटने वाले घटनाओं की काफ़ी अच्छी जानकारी मिल सकती है। जो लोग इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर और न्यूज़ चैनल रेगुलर नहीं देख सकते, उनके लिए सीरीज उन्हें रेगुलर अपडेट करने का काम करती है। तो चलिए जी, आज शुरू करें। इससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, हमारे यूट्यूब पर ज्वाइन सेक्शन चालू है, जहां पर आप ज्वाइन करके किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है ये समझ सकते हैं, और किसी भी क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट में भी फंडामेंटल क्रिप्टो प्रोजेक्ट कैसे ढूंढा जाता है ये भी आप समझ सकते हैं। जैसे कल संडे को 12 बजे हम लोग एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट की चर्चा करेंगे कि वो प्रोजेक्ट क्या है, क्यों उस प्रोजेक्ट में देखा जाना चाहिए, क्या उस प्रोजेक्ट का फ्यूचर हो सकता है, सब बातें सिखाऊंगा। और हमारा एक क्रिप्टो का कोर्स भी शुरू हो रहा है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, जहां मैं राइट फ्रॉम द बॉटम जीरो से शुरू करूंगा कि बिटकॉइन, ब्लॉकचेन, इथेरियम, पॉलीगॉन, सोलाना ये सब क्या होते हैं। चलिए फिलहाल हम आज की न्यूज़ के ऊपर आते हैं। आज की हमारे पास पहली न्यूज़ जो है वो है सेबी को लेकर। सेबी ने एक अच्छा चेंज प्रपोज किया है। वो क्या है कि एक रिटेल इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड की तरफ प्रेरित करने के लिए उन्होंने एक जो मिनिमम सिप साइज है उसे रिड्यूस करके 250 रुपये पर लाने का प्रपोजल रखा है। अब 250 रुपये लाने पर एक्चुअल में सेबी को कुछ इश्यूज आ रहे थे। वो इश्यूज क्या थे कि पहला था कि पैन नंबर का क्या करोगे। 250 रुपये महीना मतलब 12 महीने का हो गया 3000 रुपये। तो फिर पैन नंबर की रिक्वायरमेंट, तो सेबी इसके लिए नया केवीआईसी फॉर्म डिजाइन करवाएगी, और जिसमें कि अब कोई आपको पैन नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्वेस्टर्स के पास ऑप्शन रहेगा कि वो मंथली भी 250 रुपीज दे सकते हैं या फोर्टनाइटली मतलब हर 15 दिन में भी 250 रुपीज दे सकते हैं। दूसरी बात, इसकी पेमेंट कैसे होगी। इसकी पेमेंट ऑटोमेटिक यूपीआई के थ्रू होगी, यानी कि पेटीएम और गूगल पे पे आप ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम लगा सकते हैं। यानी ये सारे चेंजेस के साथ सेबी इंट्रोड्यूस जल्द करने वाला है 250 रुपीज मंथली का म्यूचुअल फंड का। भाई आप जानते हैं म्यूचुअल फंड में आज की डेट में अच्छा खासा अमाउंट भारत में आता है, जो कि आप देख रहे होंगे कि पिछले 4 महीनों में, ये रिकॉर्ड 4 महीने हैं पिछले 20 साल में, जब लगातार निफ्टी डाउन जा रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ पिछले 20 साल के इतिहास में कि निफ्टी लगातार 3 महीने के बाद लगातार कभी डाउन जाए, बट ये पहली बार 20 साल में ऐसा हो रहा है। तो मुझे आशा है कि जल्द ही निफ्टी अब लौटने वाला है, ये आशा है। आगे कोई बाइंग सेलिंग की यहाँ पर बात नहीं, केवल नॉलेज पर्पज से मैं आपके लिए सारी बातें शेयर कर रहा हूँ कि निफ्टी जल्द ही प्री बजट रैली के लिए अवेलेबल हो जाएगा इस मंडे से। बट लेटेस्ट सी देखते हैं आगे क्या होता है। बट फिलहाल म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा अमाउंट हर महीने डल रहा है। म्यूचुअल फंड में हमारी पब्लिक लगातार, भारत देश के लोग लगातार अमाउंट डाल रहे हैं। जहां पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे एफआईआई देश से पैसा निकाल भी रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ये एफआईआई देश से पैसा किस लिए निकाल रहे हैं, इसके पीछे देश की इकोनॉमी में कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर क्यों निकाल रहे हैं? भाई साहब, उन्होंने 2020 में जब इन्वेस्ट किया था कोरोना काल में, तब उन्हें 2024 तक न जाने कितनी रिटर्न दे दी है मार्केट ने। तो एक समय पे प्रॉफिट बुकिंग नाम की भी तो चीज आती है, तो वही प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, उससे घबराने की क्या जरूरत है। देश की इकोनॉमी में कोई भी दिक्कत नहीं है। 4 महीने तक अगर निफ्टी अगर गिरा भी है तो ये समझिए पिछले 4 साल से लगातार बढ़ भी तो रहा था, तो इसका मतलब कोई भी दिक्कत इकोनॉमी में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारी आज की न्यूज है रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर। भाई रियल एस्टेट सेक्टर में हैवी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, और सभी बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां, चाहे डीएलएफ हो, चाहे प्रेस्टीज ग्रुप हो, इन सब के शेयर्स लगभग 20% तक नीचे गिर गए हैं। अच्छा, 20% तक नीचे, यस। तो फिर हो क्या रहा है, देखो 2 रीजन है। पहला, रियल एस्टेट सेक्टर पहले पिछले 1-1.5 साल से बहुत ज़्यादा डिमांड में था, बहुत ज़्यादा इस वजह से रियल एस्टेट कंपनीज की रिटर्न आ रही थी। बट अब रियल एस्टेट में डिमांड थोड़ी कम हुई है, और हर एक
सेक्टर में ऐसा सर्कल आता ही रहता है, जब एक बार इतना ह्यूज आपने डिमांड फैक्टर देखा तो डिमांड थोड़ी सी ईज होना लाजमी भी है। बट आप में से कोई भी अगर आप रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट की सोच रहा है तो मैं कहूंगा कि इस टाइम अगर इन्वेस्ट करना हो तो ध्यान रखना नेगोशिएट अच्छा कर लेना, क्योंकि डिमांड है नहीं इन कंपनियों के पास, सेल ज़्यादा हो नहीं रही, तो आपका नेगोशिएशन का मौका बहुत ज़्यादा अच्छा बढ़ चुका है। और एक और सलाह आप लोगों को दूंगा, देखो भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा कानून जिसका नाम है रेरा कानून ला दिया है। आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर कभी भी इन्वेस्ट करो तो हमेशा वो रेरा अप्रूव्ड है या नहीं, ये प्लीज देख लेना। हम लोग कई जगह पर ऐसे, मतलब इनफैक्ट मैं भी अभी देहरादून के पास कहीं कुछ प्रॉपर्टी देख रहा था, तो मैं एक बिल्डर के वहां पूछा, तो मैंने कहा भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, रेरा अप्रूवल दिखाओ। कहने लगे हमारे ऊपर रेरा नहीं लगता। तो मैंने कहा क्या मतलब, आपका देहरादून क्या पाकिस्तान में आ गया है आजकल जो रेरा नहीं लगता? रेरा पूरे हिंदुस्तान में लगता है। मगर ये कई बिल्डर जो छोटे मोटे दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं, जो कहेंगे कि हमारे ऊपर रेरा नहीं लगता। भाई साहब, रेरा हर उस प्रोजेक्ट पे लगता है जिस प्रोजेक्ट में कम से कम 8 फ्लैट या कम से कम 500 स्क्वायर मीटर का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर रेरा लगता ही लगता है भारत में। तो बात ध्यान रख लेना, कभी कोई आपको बेवकूफ ना बनाए, बिना रेरा के किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर मत जाना। आपकी इन्वेस्टमेंट, मतलब कहते हैं ना, इन्वेस्टमेंट विल गो फॉर अ टॉस, तो ऐसा मत करना, ठीक है। और ऊपर से नेगोशिएशन का अच्छा मौका है आप अगले कुछ महीनों तक। नेक्स्ट, भाई ट्रंप साहब अपने कहीं देश का नुकसान ना करा डालें, मुझे तो ये भी लग रहा है। कैसे? इन्होंने रिसेंटली क्या हुआ कि पेरिस कन्वेंशन से अपने हाथ कदम पीछे खींच लिया, जिसके अनुसार लिखा गया था कि हम पेरिस कन्वेंशन में कहा गया था कि हम एनवायरनमेंट का ध्यान रखेंगे, हम एनर्जी के ऑल्टरनेट सोर्सेस पे ध्यान देंगे रादर देन कार्बन क्रिएट करने वाले सोर्सेस के, फॉसल फ्यूल सोर्सेस के मुकाबले एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पे जाएंगे। बट उन्होंने अपने कदम वापस खींच लिए कि यूएस वोंट बी इंटरेस्टेड इन कंप्लाइंग विद ऑल दिस डायरेक्शन। और उन्होंने कहा हमारा तो देश, यूएस तो एग्रेसिव तरीके से तरक्की करेगा, चाहे हमें फॉसल फ्यूल मतलब पेट्रोलियम वगैरह का, नेचुरल गैसेस का यूज करना पड़े, करेंगे, हम सोलर एनर्जी पे नहीं जाने वाले। अब ऐसा करके इन्होंने क्या किया, कई तो चाइनीज कंपनीज ऐसी थी जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की सोच रही थी यूएस में। यूएस ने उसका तो टैकल कर लिया था जो बाइडेन के मुकाबले ही, जो बाइडेन के टाइम में ही, कि चाइनीज कंपनियों पे इन्होंने टैरिफ लगा दिए थे, ऑलरेडी लगा दिए थे। अब ये क्या लगाएंगे, उन्होंने ऑलरेडी लगा दिए थे। अब जब ये इन्होंने कन्वेंशन से कदम खींचे तो इंडियन कंपनीज कुछ ऐसी थी जो कि प्लान कर रही थी एक्सपेंशन करने का, लाइक वारी एनर्जी, लाइक विक्रम सोलर, ऐसी कुछ कंपनियां थी जो कि प्लान कर रही थी और कि हम यूएसए के अंदर अपने सोलर प्लांट लगाएंगे। क्योंकि भारत में जो सोलर कंपनीज जो सोलर प्लांट मैन्युफैक्चर करती हैं उसका जो जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसका 97% एक्सपोर्ट केवल यूएस में जाता है। अब इनके हटने से, इस कन्वेंशन से हटने से ऐसी सभी की सभी कंपनियों में एक घबराहट है कि भैया प्लांट लगाएं या रहने दें। देखो मुझे लगता है कि ट्रंप ने अभी तो एक जो खेल खेलना था वो तो खेल दिया पेरिस कन्वेंशन से हटके, बट क्या ये उनके लिए पॉसिबल है कि वो सोलर एनर्जी से पीछे हो जाएं? आई डोंट थिंक सो। क्यों? उसका रीजन ये है, ट्रंप को जिताने में सबसे ज्यादा योगदान जो रहा है वो है एलन मस्क के ट्विटर का। अब शायद ये बंदा टिकटॉक भी लेने वाला है, अमेरिका का ऑपरेशन टिकटॉक का। अगर ऐसा होता है तो भाई साहब एलन मस्क पहले ही अनाउंस कर चुका है कि वो यूएसए के अंदर सोलर प्लांट लगाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। यानी कि अगर यूएसए ने फैसिलिटीज बंद कर दी, इंसेंटिव्स बंद कर दिए इस इंडस्ट्री के लिए, तो क्या एलन मस्क भी क्या लगाएगा और भारतीय कंपनियां भी क्या लगाएंगी? तो मुझे लगता नहीं ऐसा पॉसिबल होने वाला है। तो ये कंपनियों के लिए पेन थोड़ा सा ही है, कुछ एक महीनों का ही है, जब तक पॉलिसी क्लियर नहीं होती, और अगले 1-2 महीने में क्लियर हो जाएंगी। ट्रंप बंद नहीं कर सकता इंसेंटिव, चाहे पेरिस कन्वेंशन से हट जाए, मगर सोलर प्लांट जो लग रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लग रही है, वो लगती रहेंगी। मैं इनफैक्ट उसका, ट्रंप का भी इनॉग्रेशन स्पीच सुन रहा था जिस दिन उसने साइन किए कई ऑर्डर। तो ट्रंप ने क्या कहा कि मैं चाहूंगा कि वर्ल्ड वाइड की कंपनियां आएं और अमेरिका के अंदर आके मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें। हम उनको 15% के टैक्स ब्रैकेट में ला देंगे। 15% का टैक्स ब्रैकेट, भाई साहब ह्यूज बेनिफिट होगा
कंपनीज को, मगर इसका अब आप इमीडिएटली सोच रहे होगे नुकसान तो हमारे देश को हो गया। नहीं हुआ। क्यों नुकसान चाइना को हुआ? क्यों? क्योंकि हम तो वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग में है ही नहीं कहीं। हम तो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, और जितनी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो अपने देश के लिए पूरी नहीं हो पाती। तो फिर तो इसलिए अपने को कोई डर नहीं है, चिंता मत करो। हम क्लास के उस पीछे बैठे हुए सबसे डेस्क पे लड़के के समान हैं जिसकी तरफ मैडम की नजर ही नहीं गई है। ट्रंप की नजर पहले 5-6 डेस्क में गई है, वहां पे चाइना ही है। सो डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं जी अगली न्यूज पर। अगली न्यूज आई है मेटा को लेकर। ये आजकल थोड़े पॉलिटिकल कमेंट ज्यादा पास करने लग रहे हैं ना, जकरबर्ग। हाँ, वो क्या कहते हैं, जिनके घर शीशों के होते हैं वो औरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। बड़ी सीधी सी बात है, भारत के इलेक्शन पर कमेंट करने वाले व्यक्ति, तुझे ये पता है कि तू कैसा खेल खेल रहा है? वो क्या खेल खेल रहा है भारत के अंदर, कि जो भी व्हाट्सएप पे आप लोग नंबर अपना क्रिएट करते हैं, वो व्हाट्सएप का डेटा शेयर करता है मीटा के बाकी प्लेटफॉर्म पे। मीटा के बाकी प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, फिर यहां पर आपके साथ की जाती है एडवर्टाइजमेंट का खेल। समझ रहे हो? हमारे एनसीएलटी ने इसके ऊपर बैन लगा दिया था। अब ये बैन लगा तो ये घबरा गए, उन्होंने कहा, एनसीएलटी ने कहा 5 साल का बैन। अब फिर दौड़े ये कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। पॉलिटिकल कमेंट भी पास करने होते हैं ना इन्हें। फिर अब आ गए लाइन पे, तो फिर 5 साल के बैन के लिए इधर उधर दौड़े। तो एनसीएलटी ने अब ये बैन रोक दिया है कि रुको। इन्होंने कहा जी हमारा तो बिजनेस मॉडल ही ठप हो जाएगा, और भारत देश में अगर हमारा बिजनेस मॉडल ठप हो गया तो हम तो गए भाई, लोटा लेके हरिद्वार ही जाना पड़ेगा इन्हें, और क्या करेंगे। क्यों? क्योंकि यहीं से तो सारी इनकम आती है। चाइना ने तो वैसे ही बैन कर रखा है इन लोगों को, भारत ने भी बैन कर दिया। तो 2 बड़े बड़े देश की आबादी, मतलब 250 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या वाले देशों ने बैन कर दिया, तो क्या अफ्रीका में चलाओगे? तो इसलिए बेचारे घबरा गए और अब दौड़े हैं एनसीएलटी के पास कि हमारा तो धंधा बंद हो जाएगा। तो एनसीएलटी ने उस बैन पे रोक लगा दिया फिलहाल। चलो जी, इनके लिए चैन की सांस आई है कि वो हो, ये क्या बच गए, वरना तो मरने वाले थे बेचारे। फिलहाल अगली मेरे पास न्यूज है एचयूएल को लेकर। एचयूएल की बात करें तो एचयूएल ने अपनी एक होली ओन सब्सिडरी कंपनी को अलग कर दिया, अपने में से एचयूएल में से अलग कर दिया, और क्वालिटी वॉल्स नाम की एक और कंपनी मार्केट में आने वाली है। यानी कि अगर आपके पास एचयूएल के शेयर्स थे तो अब एचयूएल के 1 शेयर के बदले में आपको 1 शेयर एचयूएल का तो वो रहेगा ही रहेगा, साथ में आपको क्वालिटी वॉल्स का भी 1 शेयर अब मिलने वाला है। क्योंकि 2 कंपनियां जब आपस में, एक कंपनी जब आपस में टूट के 2 या 2 से ज्यादा कंपनियों में बढ़ती है तो इसे डीमर्जर कहा जाता है। तो ये डीमर्जर ही हुआ है, और उस डीमर्जर के अंतर्गत एचयूएल के हर एक शेयर होल्डर को क्वालिटी का भी 1 शेयर अब मिलने वाला है। ठीक है जी, तो ये थी हमारी आज की कॉर्पोरेट न्यूज, एंड आशा करता हूं आपको ये ज्ञानवर्धक लगी होगी। और ऐसी ही कॉर्पोरेट न्यूज हम हर हफ्ते, हर दूसरे दिन लगभग लाते रहते हैं, ताकि आपके ज्ञान में तरक्की हो सके। और इसके अलावा हम उस जियोपॉलिटिकल न्यूज को भी यहां कवर करने की कोशिश करते हैं जो कि स्टॉक मार्केट के ऊपर अफेक्ट कर सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके सपोर्ट के लिए। और एक सपोर्ट और चाहिए कि जब आप न्यूज सुन लें तो प्लीज इसे अंगूठा जरूर लगा दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। कुछ नहीं जाता शेयर करने में प्रभु, तो कर देना। धन्यवाद।